पर बैठे हैं। उनके चेहरों से साफ दिख रहा था कि वो लोग काफी उदास है आज। चाहे ये सभी लोग मिलके भोलू की चाय 2-3 कप पी जाते हैं, वह कोई आज 1 कप चाय तक नहीं पिया। हर कोई गांव की मौजूदा समस्याओं को लेकर बहुत विचलित है। इसी बीच गांव की वर्तमान हेडमास्टर कैलाश उपाध्याय भोलू की चाय की दुकान पर आ पहुंचे। अरे रामलाल, माधव, तुम लोग यहाँ इतना उदास होकर क्यों बैठे हुए हो? मुझे इस गांव में आए हुए इतने दिन हो गए, मैंने तो कभी तुम लोगों को इतना परेशान नहीं देखा। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए ही देखा है, लेकिन आज अचानक क्या हुआ? आइए मास्टर जी, बैठिए। आपकी चाय तैयार है मास्टर जी। मुझे पता था आप थोड़ी देर में यहां आ जाओगे। हाँ हाँ बोलू, आज अपनी वो अदरक वाली चाय पिलाना मुझे, ठीक है? बहुत देर से सर दर्द कर रहा है। और हाँ, तुम लोग बताए नहीं कि हुआ क्या है, इतने उदास क्यों हो? असल में क्या है ना मास्टर जी, हम सभी लोगों का आज मन बहुत उदास है। क्यों? क्या हुआ? इतने खूबसूरत गांव के लोगों के साथ घुलने मिलने से किसी का भी मन बेहतर हो जाएगा, लेकिन उन्हीं लोगों को आज अचानक क्या हुआ? आप तो जानते ही हो मास्टर जी कि हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं था। कोई भी बीमार होता था तो उसको 2 गांव पार 10 मील दूर जाना पड़ता था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही तो कितनों की मौत हो गई। इसीलिए हम सभी मिलके अपने पैसे बचा के इस गांव में एक अस्पताल बनवाया। लेकिन क्या? हमारी सारी बचत खत्म हो गई। अस्पताल तो तैयार है, पर बिस्तर तो खरीदना बाकी रह गए। हमारे पास तो और पैसे नहीं बचे। अब क्या होगा? ओह, ऐसी बात है। मेरे पास कुछ पैसे तो थे, पर वो तो मेरी बेटी की शादी में खर्च हो गए हैं। लेकिन हाँ, इच्छापुर गांव में मेरी पुश्तैनी जमीन है एक। अगर उसे बेच दिया तो जो पैसा आएगा, उम्मीद है उससे अस्पताल का बेड हो जाएगा। क्या कहते हो? ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? आप अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देंगे? मेरे तो बस ये 1 साल की नौकरी बची है। मैंने तो मन बना लिया, जो प्यार यहां मिल रहा है, मैं तो बाकी की जिंदगी यही गुजारूंगा तुम लोगों के साथ। क्यों, नहीं रखोगे क्या? वैसे भी ये तो बड़ा ही पुण्य का काम है। भगवान ऐसे अवसर बार बार नहीं देते। रामलाल, माधव और भोलू की आंखों में जैसे आंसू आ गया हो। तीनों ने हाथ जोड़कर कैलाश मास्टर का शुक्रिया अदा किया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अच्छा सुनो, हम लोग कल ही निकल जाएंगे। काफी समय से कुछ लोग मुझसे वो जमीन खरीदना चाहते थे। देखते हैं, अगर इस बार बात हुई तो उनको ही बेच देंगे। अगले दिन सुबह कैलाश, रामलाल और माधव इच्छापुर गांव की ओर चल पड़े। जब वह ट्रेन में थे, बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। ये बारिश तो रुकने की नाम ही नहीं ले रही है। मैं भी तो वही सोच रहा हूं, इतनी बारिश में जाएंगे कैसे? वहां एक नदी भी तो पार करनी होगी। आपका गांव क्या स्टेशन से बहुत दूर है? स्टेशन में उतर के पहले हम लोगों को नदी के किनारे पहुंचना होगा, फिर वहां से नाव लेके नदी पार करके जाना होगा मेरा गांव। ऐसे ही बात करते करते समय बीतता चला गया। आखिरकार जब तीनों स्टेशन पर पहुंचे, वो शाम हो चुकी थी। सुनसान स्टेशन पर बस वो तीनों आके ही उतरे। अभी तो बारिश थोड़ी रुकी है, चलो देखते हैं जल्दी से नाव घाट पर पहुंच पाते ही या नहीं। वो तीनों स्टेशन से बाहर आ गए। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बारिश के कारण रात का अंधेरा
अन्य दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही था। घने काले अंधेरे ने चारों ओर जैसे एक जादुई माहौल बना दिया था। वह स्टेशन के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे आके रुके। यही पर रिक्शा मिलता था। आज तो एक भी रिक्शा नहीं दिखाई दे रहा। इतनी बारिश की मौसम में क्या ही मिलेगा। किसी ने तो उम्मीद भी नहीं की होगी कि इतनी बरसात की रात में भी कोई आखिरी ट्रेन से यहां आ भी सकता है। अब क्या किया जाए? चलो पैदल ही चलते हैं। मुझे तो कोई और रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। मौसम भी तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर फिर से बारिश आ गई तो? वो तीनों अंधेरे में ही आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद दूर से एक वैन आने की आवाज आई। लगता है कोई वैन रिक्शा आ रहा है इधर ही। रुको रुको। कुछ ही देर में दूर से कच्चे रास्तों में एक वैन आती हुई दिखाई दी। कैलाश ने उस चालक को देखते ही पहचान गया। कहा, अरे रतन भैया, आपसे मिले हुए कितने महीने हो गए। वो आदमी कैलाश को थोड़ी देर देखा, फिर कहा, अरे कैलाश, कैसे हो? अपने घर जा रहे हो क्या? जी रतन भैया, मैं तो ठीक हूं। ये दोनों हैं रामलाल और माधव। मैं जिस गांव में अभी मास्टर हूं, ये दोनों उस गांव से ही है। हम सब तो अभी मेरे घर जा रहे थे। रतन भैया, आप हमें नदी के किनारे ले चलोगे क्या? तो आज रात की आखिरी नाव मिल जाती। रतन ने कहा, इस बरसात की रात में नाव मिलेगी? अच्छा चलो देखते हैं, बैठो। चलो रामलाल, चलो उठो। ये आखिरी मौका है। अगर ये निकल गया तो सारी रात यहीं रुक के बारिश में भीगना पड़ेगा। चलो चलो। सभी लोग वैन पे जाके बैठ गए। अंधेरे में ही वैन आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद कैलाश ने रतन से पूछा, आपकी तो इतनी उम्र हो गई रतन भैया, फिर भी आप अभी भी वैन चलाते हो? आपको तकलीफ नहीं होता? तकलीफ? हाँ, होता था पहले, अब नहीं होता है। पहले होता था, अब नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? वो कुछ नहीं। तुम तो बहुत दिनों बाद इछापुर गांव आए हो। हम लोगों को तो भूल ही गए हो तुम। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है रतन भैया। दरअसल काम के सिलसिले में मैं अभी जहां रहता हूं, वहां से आमतौर पे आना जाना हो नहीं पाता है। आज भी तो एक जरूरी काम से ही आया हूं। गांव में मेरे बाप दादा की जो जमीन है ना, उसे ही बेचने आया हूं। बेच दोगे? क्यों, क्या हो गया? कोई मुसीबत? हाँ, मुसीबत तो है। जिस गांव में मैं रहता हूं अभी, उस गांव के सभी लोगों ने अपने बचाए हुए पैसे से अस्पताल बनवा तो दिए हैं, लेकिन वो अस्पताल की बेड खरीदने की पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर उनकी थोड़ी मदद कर दूं। वैसे भी वो जमीन तो कई सालों से खाली ही पड़ी है। क्या बात है कैलाश, तुम सचमुच इछापुर गांव का गर्व हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये देखो ना, ये रामलाल, माधव, ये सभी भी किसी से कम है क्या? ऐसे ही बातचीत चलते चलते सभी लोग नदी के किनारे आ पहुंचे। जब वो तीनों नदी की ओर देखें, तब नदी बहुत तेज बह रही थी। जो नदी हर वक्त शांत रहती थी, वह आज बिल्कुल अलग दिख रही थी। नदी के किनारे कुछ नाव बंधी हुई थी, लेकिन चलाने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया। जो सोचा था वही हुआ। एक भी माझी घाट पर नहीं है। वैसे भी इतनी रात हो गई है और फिर बारिश। कोई क्यों ही रहेगा अभी? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई मास्टर जी। आज रात बारिश में भीगकर ही गुजारना पड़ेगा लगता है। अब क्या होगा मास्टर जी? आसमान का हाल देखा आपने?
लगता है बारिश फिर से आने वाली है। आसमान में काले बादल फिर से आना शुरू हो गए। नदी की ओर से हल्की हल्की ठंडी हवा भी चलनी शुरू हो गई। रतन भी उन लोगों के साथ वहीं खड़ा था। जब वो तीनों बात कर रहे थे तभी उसने कहा, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो रतन भैया? बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं? लगता है थोड़ी ही देर में बारिश फिर से शुरू होगी और अभी तो कोई माझी भी नहीं है घाट पर जो नाव से अपनी घर जा सकोगे। उसके बजाय एक काम करो, वो देखो सामने ही मेरा घर है। सब लोग वही चलो, आज की रात वही गुजार लेना। हाँ, सही कह रहे हो आप। इससे पहले भी तो कितनी बार आपकी गाड़ी में स्टेशन गया हूं आपको आपके घर से बुला के। क्यों रामलाल, माधव, और तो कोई रास्ता नहीं दिख रही है। आज की रात वही गुजार लें। रतन भैया आज हमारा कितना बड़ा उपकार किया है, क्या बताओ। हाँ, माधव ने सही कहा। हम रतन भैया के घर पे ही चलते हैं, नहीं तो इस बरसात की रात में बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सभी लोग मिलके रतन की घर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो घर के अंदर घुसा, एक अजीब सी बदबू आने लगी अंदर से, मानो बहुत दिनों बाद कोई इस घर को खोल रहा हो। रतन भैया, घर के अंदर इतनी बदबू क्यों? ये फर्श भी कैसा भीगा भीगा सा लग रहा है। असल में ये घर तो आधी समय बंद ही पड़ा रहता है। मैं तो अपनी गाड़ी लेकर बाहर ही रहता हूं और पानी शायद खिड़की से अंदर आया होगा। कमरे की कोने में एक टूटी खुली हुई खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। घर में खाना तो कुछ नहीं है। मैं तो आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम ही नहीं कर पाया। आप उसकी चिंता मत करो। इतनी खराब मौसम में रात को रहने के लिए जगह मिल गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अगर आप नहीं होते तो आज रात हम लोग कैसे बिताते, भगवान ही जाने। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग सो जाओ। और आप कहां रहोगे? मैं बाहर सो जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों, आप हम लोगों के साथ सो जाओ ना। नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बोल के रतन बाहर चला गया और वो तीनों जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गए। तब गहरी रात, अचानक कैलाश की नींद खुल गई। एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई घर से थोड़ी दूर जमीन खोद रहा हो। कैलाश शुरू में तो नजरअंदाज करता रहा, लेकिन आवाज और तेज होने लगी। जो वो काम कर रहा था, जैसे कि वो किसी की परवाह किए बगैर ही किया जा रहा था। ये आवाज कहां से आ रही है? चोर आ गया क्या? कैलाश तेजी से उठा और खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगा। रतन भैया घर से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे खुदाई कर रहा है। माधव, रामलाल, उठो, जल्दी उठो। मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रामलाल और माधव दोनों नींद से जाग गए। कैलाश ने दोनों को खिड़की के पास बुलाया। अरे, रतन भैया कहां गया? अभी तो यहीं पर थे। आपने ठीक देखा था मास्टर जी? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो तो बाहर। वे तीनों घर के पीछे वाले पेड़ की ओर चल दिए। ये देखो, यहाँ पेड़ के नीचे जमीन पर कुछ है लगता है। मैंने रतन भैया को यही देखा था। लगता है मानो जैसे कि वो चाह रहे थे कि मैं नींद से उठकर ये देखूं।
देख तो रामलाल, क्या है वहां? मिट्टी को हाथ से थोड़ा हिलाने पर रामलाल को पैसों से भरी हुई एक कलश दिखाई दी। अरे इसके अंदर तो बहुत सारे पैसे हैं। सच में? लेकिन ये है किसके? रतन भैया अभी कहां चले गए? ठीक है, वो दूसरों की पैसे है, उसकी हमें जरूरत नहीं। वो जैसे था उसको वैसे ही रख दो अच्छे से, और चले आओ वहां से। ठीक उसी वक्त वो पेड़ जैसे हिल उठे। तीनों ने ऊपर देखा तो वहां लंबे पैरों वाला एक भयानक चेहरा बैठा हुआ था। डरो मत कैलाश, मैं रतन हूं। मैं यही देखना चाहता था कि क्या तुम समय के साथ लालची तो नहीं हो गए हो। तुम सच में गांव का गढ़ हो कैलाश। तुम चाहते तो ये पैसे आसानी से ले सकते थे, और मैं अकेला बूढ़ा आदमी तुम तीनों के सामने तो टिक भी नहीं पाता। जहां तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है और यहां इतने सारे पैसे हैं। लेकिन आप? मैं 1 साल पहले ही मर चुका हूं। एक दिन मैं अपनी वैन लेके लाइन के उस पर जा रहा था। ऐसे में एक ट्रेन आके, छोड़ो उस बात को, मैं मर तो चुका हूं, लेकिन मेरे बचाए हुए पैसों की वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही थी। मैं किसी सच्चे इंसान की तलाश में था। आज मुझे वो मिल गया। आप लोगों से बात करके ही मैं समझ गया था कि आप लोग सच्चे इंसान हैं। मैं थोड़ा जांच लिया बस। ये पैसे ले जाओ और अस्पताल के लिए लगा दो। तुम्हें अपना पुश्तैनी जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है कैलाश। यहां जो पैसे हैं उससे अस्पताल का काम पूरा हो जाएगा। रतन भैया, अब मुझे मुक्ति मिलेगी। आप सब लोग अच्छे से रहना। ये कहते हुए रतन का भयानक चेहरा हवा में गायब हो जाता है। वो तीनों बस पैसों से भरे हुए कलश को देखते रह गए। बारिश की रात एक भूतिया घर में बिताए हुए वो पल उन लोगों के मन में पूरी तरह से कैद होके रह गया।